दोस्तों नमस्कार। मीरापुर में उपचुनाव कल है। न केवल मीरापुर में बल्कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव है। मीरापुर पर लगातार कवरेज हम इसलिए कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है और इसकी अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि कल जब चुनाव प्रचार का आखिरी वक्त था तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मीरापुर में थे, आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी मीरापुर में थे, असदुद्दीन ओवैसी कल मीरापुर में थे और इनके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के चीफ हैं वो भी मीरापुर में थे। चारों बड़े नेता दिन भर मीरापुर में रहे। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मीरापुर की अहमियत का। बिल्कुल। तो हमारे साथ शादाब रिजवी सर हैं। 3 दशक का जर्नलिज्म का अनुभव है। देश के नामचीन मीडिया संस्थानों में अभी भी लगातार ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। आपकी वेस्टर्न यूपी और एनसीआर की पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बड़ी पकड़ है। शादाब सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया आपको और चैनल के दर्शकों को भी। और राजेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। हम दोनों लगातार मिलकर मीरापुर को कवर कर रहे हैं, ग्राउंड पर जा रहे हैं, रिव्यूज़ कर रहे हैं। तो राजेश भाई साहब, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। तो आज हम, हालांकि हम दोनों के बीच में स्वागत तो मैं जो एक औपचारिकता ही है, हम लोग लगातार काम करते हैं ग्राउंड पे और आपके साथ बने रहते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप आज बहुत अहम चर्चा करने जा रहे हैं। हम कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं इस उपचुनाव में और भविष्य की सियासत को किस तरह से प्रभावित करेगी मीरापुर सीट, इस पर बात करेंगे। 2027 पर क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है इस सीट का, इस पर बात करेंगे। आप चैनल पर साथ के साथ वीडियो देखते हुए कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर देते जाइएगा। आपका रिएक्शन बहुत वैल्यूएबल है और कल जब हम एग्जिट पोल करेंगे इस सीट का, जब हम फाइनली बताएंगे कि क्या नतीजा होना जा रहा है, तो आपके कमेंट्स को इंक्लूड करेंगे। अच्छा हो आप अपना नाम भी डालिएगा कमेंट बॉक्स में, तो आपका नाम भी हम मेंशन करेंगे। हम शादाब सर पहले आपसे बात करेंगे। कल ओवैसी साहब की ज़बरदस्त जनसभा होती है, बहुत भीड़, हमने वीडियो डाले हैं लगातार चैनल पे, उत्साहजनक भीड़, युवाओं का एक सैलाब। और इस भीड़ को अगर कंपेयर करें हम समाजवादी पार्टी की जनसभा और ओवैसी की जनसभा के भीड़ के मिजाज को अगर कंपेयर करते हैं तो समाजवादी पार्टी की सभा में भीड़ साइलेंट थी, पुलिस ज़्यादा थी, भीड़ भी अच्छी थी, भीड़ को हम कम नहीं आंक रहे। लेकिन ओवैसी साहब की जब सभा होती है तो वो एकदम किसान आंदोलन के स्टाइल में होती है। नई उम्र के लड़के झंडे बैनर हाथ में लिए हुए, बाइकों पर सवार काफिलों में, कारों में, जो खुली कारें होती हैं उनमें बाहर निकले हुए, सनरूफ के बाहर निकले हुए, और ट्रैक्टरों पर सवार, बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम ट्रैक्टरों पर लगे हुए, और उस तरह से एक जोश, एक जुनून। और जब हमने उनसे बात की तो सबने कहा कि बैरिस्टर साहब को सुनने आए हैं। और बैरिस्टर साहब का जो अंदाज है, मतलब उनके प्रति जो एक दीवानगी है, वो वहाँ दिखाई दे रही थी। तो एक तो ये सवाल कि इस भीड़ के मायने क्या हैं, समाजवादी पार्टी की जो भीड़ थी उसमें खामोशी के मायने क्या हैं और इसमें उत्साह के मायने क्या हैं, और इलेक्शन में ये कितना बड़ा रोल प्ले करेगा। देखिए, जो आपने सवाल किए हैं ना, ये सवाल कुछ तो आपने अपने पास से किए हैं और कुछ सवाल वहाँ से अपने आप जन्म ले गए। और वो सवाल इस तरह के, राजेश जी, मैं आप इसमें थोड़ा सा गौर करें। जी जी। और क्योंकि रवींद्र जी तो बिल्कुल धरातल से बात कर ही रहे हैं और हम भी लगातार कनेक्ट हैं। जी जी। लेकिन वहाँ मज़े की बात आप ये देखेंगे कि मैं इसमें अपने जवाब के साथ एक तो सवाल भी बताऊँगा, आपके सवालों में सवाल जोड़ूँगा। सवाल कहाँ आप जोड़ेंगे कि दोनों को आप कंपेयर कीजिए। अखिलेश यादव का कोई इसमें शक नहीं है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आज जो हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिसका यूपी में एक बड़ी, भाजपा के बाद या देश की कांग्रेस के बाद तीसरी बड़ी पार्टी है। लेकिन अखिलेश यादव की जो सभा थी उसमें आप देख रहे हैं खामोशी थी। जो आपने सवाल किया, खामोशी दोनों तरफ था। एक तरफ खामोशी, एक तरफ जोश। जोश यानी असदुद्दीन ओवैसी, खामोशी मतलब अखिलेश यादव। अब इसकी 2 वजह है मेरे बात अफसर से, जो मैं देख रहा था, जो मैं लोगों से बात हुई, जो लोगों से मैं कनेक्ट हुआ, या जो वहाँ लोग कवर कर रहे थे, आप जैसे भाई, उनसे जो बात हुई उनसे भी, तो वहाँ 2 चीज़ें थी। अखिलेश यादव की सभा में अगर ये मैसेज जाए, मैं देखिए सवाल उठा रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात पे सवाल उठा रहा हूँ, मैं पुलिस की बात पे सवाल उठा रहा हूँ, मैं वहाँ का जो माहौल था उस पर सवाल उठा रहा हूँ। अब ये हो सकता है कि मैं कहीं डगमगा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं डगमगाऊँ, क्योंकि मैं आपकी आंखों से देख रहा हूँ और अपनी आंखों से देख रहा हूँ। उनकी सभा का जोशीला होना 2 चीज़ें महत्व देता है। एक तो ये कि चुनाव, जो ये चुनाव कॉमनल नहीं है 2013 के बाद, वो चुनाव कॉमनल हो सकता था। और इस सीट पर कॉमनल चुनाव हो तो वोट के लिहाज से
भारतीय जनता पार्टी कई फायदे में नजर नहीं आती है, क्योंकि जो 3.5 लाख वोट है उसमें से 1.5 लाख से समथिंग जो है 1,35,000 वो मुस्लिम है, और बाकी जो हैं वो दलित हैं 50,000 के आसपास। दूसरे जो हैं 20-20 हज़ार जाट गुजर और सैनी और वे 50-60 हज़ार जो हैं छोटी छोटी जातियाँ जिनमें संख्या में छोटे हैं वो लोग हैं। तो वो जोश इसलिए वहाँ जो एक शालीनता के साथ था, और उसके साथ जो है आपने ये भी देखा होगा कि उस जहाँ ये आरोप लगता रहा था है भारतीय जनता पार्टी पे कि वो कटेंगे बटेंगे बंटवारा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, या हिंदू मुस्लिम की बात हो जाए, ये आरोप भाजपा पे लगते रहते हैं। तो वहाँ उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, और जो प्रशासन क्योंकि सत्ता के बारे में कहा जाता है कि उनके कहीं ना कहीं पक्षधर है, उसने कहीं भी ये नहीं किया कि वो वहाँ कोई सपोर्ट के, सख्ती रखी उस सभा में। और सख्ती किस तरह की रखी कि लोगों को एक तरह से जाने से, मैं तो ये कहता हूँ रोकने वाली सख्ती थी वो, लोगों को सख्त नज़रों से देखना, लोगों को टोकना, जो पुलिस का माहौल होता है, और वहाँ से पब्लिक जो है कहीं ना कहीं जो आज का माहौल है उससे थोड़ा सा पीछे वो रही। लेकिन वो अब उन्हें इसका मैसेज ये देना था कि उनकी सभा फीकी है अखिलेश यादव की, तो इसका मतलब जो एक आम धारणा है वो धारणा पूरी नहीं होती कि भाजपा और सपा की जो है लड़ाई है, वो इसको मैसेज देना नहीं चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ वो एक संदेश देना चाहती थी कि मुस्लिमों में ज़बरदस्त बंटवारा है, और AIM असदुद्दीन ओवैसी जब आते हैं तो उसकी भी 2 वजह हैं। एक वजह बीजेपी या उनका गठबंधन RLD का जो गठबंधन है NDA का, वो चाहता है कि वो बड़े से बड़ा मुस्लिमों की वहाँ उपस्थिति हो, और वो ये साबित लोगों में मैसेज जाए कि मुसलमान सपा की तरफ नहीं, वो AIM की तरफ जा रहा है। अगर वो वहाँ डाइवर्ट हो जाता है तो तुम्हें फ़ायदा होगा इसका। एक बात तो ये जाती है उसमें मेन बात। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं, राजनीति से लगट जाए कि असदुद्दीन ओवैसी की जो स्पीच होती है वो अपीलिंग होती है, खासकर मुस्लिम में, और मुस्लिम में खासकर यूथ में, क्योंकि वो मुद्दे बात करता है जो आज मुस्लिम फील करता है। क्योंकि केवल मुस्लिम नहीं, मैं ये महसूस करता हूँ, मैंने ग्राउंड पे ये देखा कि जो भी लोग एंटी इस्टेब्लिशमेंट माइंडसेट के हैं, जिनको लगता है कि सरकार के काम ठीक नहीं है, नीतियाँ ठीक नहीं है, उनको पसंद आती है ओवैसी साहब भी। दरअसल वो IT का ज़माना है, और आपने देखा कि पिछले कुछ टाइम से संसद हो या विधानसभा का हो, उनकी लाइव जो है रिपोर्टिंग होने लगी है ना, सब चीज़ें वीडियो आने लगी। आम तरह सभाओं की जो है एक आम आदमी के पास, जैसे हम की कोशिश, आपकी कोशिश, एक आम आदमी के पास छोटी छोटी बात जाती है, ये वो असदुद्दीन ओवैसी को सुनते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को देखते हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी देखते हैं, तो उन्हें लगता है कहीं ना कहीं वो बात कह रहा है जो तुमसे कनेक्ट हो रही है। क्योंकि जो सरकार की कमियां खामियां हैं वो उनको बड़े सलीके से और बेहतरीन तरह से प्रेजेंट करते हैं, तो वो जनता को लगता है कि हमारी बात कह रहा है, और वो कितना उससे कनेक्ट हो ये दूसरी बात है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के साथ ये वाली बात जो है लोग दीवानगी जो यूथ की है उसकी वजह से उधर ज़्यादा वो था। और प्रशासन का भी आपने देखा होगा कि जहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसमें सभा में अखिलेश यादव की, लोग आप खुले मन से नहीं जा रहे थे, तेज़ आवाज़ से नारे लगाते नहीं जा रहे थे, हुजूम के साथ नहीं जा पा रहे थे, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ नहीं जा पा रहे थे, बड़े बड़े झंडे लगा के नहीं जा पा रहे थे, आपको कहीं ना कहीं ब्रेक किया जा रहा था या रुक रहे थे या रोका जा रहा था, एक डर था छोटा मोटा। वो असदुद्दीन ओवैसी की उसमें पुलिस भी थी, वही सब सिस्टम था, जब वहाँ था वही सिस्टम उधर था, लेकिन किसी कोई रुकावट नहीं थी, किसी को कोई कहा नहीं जा रहा था, और वो बड़े आसानी से जो है ऐसे भी नारे लगा रहे थे जो उन्हें रोका जा सकता था। लेकिन उनमें जाने वो मैसेज देने की बात है दोनों तरफ से। और अब ये बात है कि वोट में कितना है, अगर देखिए वोट में असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन इनमें सच्चाई एक ये भी है कि आप मीरापुर की बात कर रहे हैं, जो मेरे पास अपनी वाली मेरी लोगों से बात हुई, कुछ लोगों से, वो उसमें जिले की 7 विधानसभा 5 विधानसभा के लोग भी थे, जगह जगह के मुस्लिम थे। अब अगर वो सारे बाहर के लोग हैं ज़्यादातर, तो उससे असर नहीं पड़ता मीरापुर से। और अगर भीड़ मीरापुर की है और वो वोट में तब्दील हो जाती है, तो समाजवादी पार्टी के लिए चिंता की बात और भारतीय जनता पार्टी के खुशी की बात, और वो खिलते कमल की बात हो जाएगी। लेकिन अब ये कितना होगा ये मैं आपको स्पष्ट दिया हूँ, तो मैं आपको तेज़ से बता पाऊँगा। तो राजेश भाई साहब, भीड़ का सवाल, शादाब सर ने एक अलग सवाल खड़ा किया। उनका कहना है कि ये भीड़ अगर वोटों में कन्वर्ट हो जाती है, या ये भीड़ रियल में ही पूरी की पूरी भीड़ मीरापुर सीट की है, तो चौंकाने वाले नतीजे हो सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भीड़ का मिजाज आपने देखा, हम और आप दोनों वहाँ पे ग्राउंड पे थे, मैं आपका कमेंट चाहूँगा इस पर कि आप जो भीड़ का जो मिजाज था वो क्या कहता था, कितने लोग स्थानीय थे आपके अनुमान से, कितने लोग बाहरी होंगे, और क्या समाजवादी पार्टी की सभा में बाहरी लोग नहीं थे, क्या उनकी पूरी भीड़ मीरापुर की थी, या उनकी सभा में भी बाहर के लोग थे आसपास के? चूँकि जब हम देखते हैं कि बड़े नेता आते हैं तो आसपास के 4-5 जिलों के नेता और कार्यकर्ता तो वहाँ पहुँच ही जाते हैं, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, मंत्री, जिला पंचायत के मेंबर, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, इस टाइप के जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं वो तो पहुँचते ही हैं। तो आप जरा दोनों का कंपैरिजन करके एक बार ये बताइएगा
कि इस मानक पे दोनों सभाएं कहाँ टिकती हैं? देखो डॉक्टर साहब, जितनी भी रैलियाँ होती हैं, अब वो क्योंकि मीरापुर मुजफ्फरनगर जिले का एक विधानसभा है, तो जाहिर सी बात है कि जब कोई बड़ा लीडर आता है तो जिले के तो तमाम पदाधिकारी वहाँ मौजूद होते ही होते हैं। और जब हम कल हमने बात की बहुत सारे लोगों से, हालांकि जितने लोगों से बात करी अधिकांशतः लोग मुजफ्फरनगर के थे और स्थानीय लोग भी काफ़ी संख्या में थे, क्योंकि ककरौली जो गाँव है वो चूँकि मुस्लिम बाहुल गाँव है जहाँ की, और ककरौली आसपास में बड़ी संख्या में लोग थे। जो बाहर के लोग थे पदाधिकारी हैं, उन्हें कहा गया होगा कि अब आपको टीम के साथ आना है, तो वो अपनी बस के साथ में, कारों के साथ में, गाड़ियों के साथ में आए। लेकिन यहाँ भीड़ मुझे लगता है कि लगभग 70% भीड़ तो वही लोकल की भीड़ थी और 30% लोग बाहर के थे। बाहर का मतलब मुजफ्फरनगर के आसपास के थे या बिजनौर के हो सकते हैं, कुछ मतलब मीरापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर के। जी 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 हाँ। और अगर इस पैमाने पे समाजवादी पार्टी की सभा का आकलन करें? डॉक्टर साहब, अब तो प्रचार तो खत्म हो गया, अब तो कल चुनाव है। अब तो आप ये देखो, क्योंकि मीरापुर में इतना सब मीरापुर को पढ़ लिया। मैं डॉक्टर साहब इस पर चूँकि डिस्कस ये भी इसलिए ज़रूरी है कि जब यहाँ इस सीट पर मुस्लिम दलित का गठबंधन होता है तब तक वो सीट निकल जाती है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी बात सही है, हम उन चीज़ों पर अलग से वीडियो करेंगे। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ इस वीडियो में कि हमने कंपैरिजन किया, हमने मिजाज भापा ओवैसी की सभा का, शादाब सर ने भी एनालाइज किया, आपने भी किया। जब सपा की सभा को आप देखते हैं तो आपने कहा कि हो सकता है कि 30% के लोग आसपास ऐसे हों ओवैसी की सभा में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर के हों, आसपास के हों, मुजफ्फरनगर ज़िले के हों या दूसरे ज़िलों के हों। इस पैमाने पे जब सपा की भीड़ को आंका आपने, जनसभा को जो ककरौली में हो रही थी, तो उसका मिजाज क्या था? तो सपा में स्थानीय लोग ज़्यादा थे। सपा की जो रैली हुई थी ककरौली हुई, जैसे रोड शो कल जोली में हुआ, तो उसमें जो ज़्यादा भीड़ थी वो लोकल भीड़ थी, मतलब लोकल। हालांकि मुजफ्फरनगर जिला है तो जाहिर सी बात है जब बड़े नेता आएंगे, मेरठ के सारे नेता वहाँ मंच पे मौजूद थे, मेरठ के और मैंने देखा कि सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर के इन 4-5 जिलों के नेता, शामली के नेता मौजूद थे और मंच पे बैठे हुए थे। तो मुझे लगता है कि जब नेता जाता है अपने साथ किसी इवेंट में तो अकेला नहीं जाता, उसको भी शक्ति प्रदर्शन करना होता है। मंच पर बोलने वाले 10-5 आदमी लेके जाता है। जैसे मंच पे मैं आपको रोकना चाहूँगा 1 मिनट, जैसे मैंने जो देखा वो भी मैं बता दूं। मैं भी चूँकि ग्राउंड पे मौजूद था, तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि जैसे मेरठ से अतुल प्रधान मौजूद थे वहाँ पे मंच पे। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो सरदना है, मीरापुर नहीं है। मुखिया गुजर वहाँ से दावेदारी जरूर कर रहे थे, जिला पंचायत अध्यक्ष उनके बेटे मेरठ से रहते हैं। बिल्कुल। तो जब इस तरह के, या रुद्रसेन जो है वो सहारनपुर के गुजर नेता हैं, या जो सैनी साहब थे विधायक जी, वो बिजनौर के विधायक थे। तो इस तरह से अलग अलग जगह के जो प्रभावशाली नेता, विधायक, सांसद और पूर्व मंत्री, पूर्व और वर्तमान जिला पंचायत के सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, इस टाइप के लोग तो वहाँ भी मौजूद थे और आसपास के ज़िलों के मौजूद थे। तो जब दूसरे ज़िलों से कोई नेता जाता, अतुल प्रधान गए होंगे तो अपनी गाड़ी में अकेले तो नहीं गए होंगे, जाहिर सी बात है। मुखिया गुजर गए होंगे तो अकेले नहीं गए होंगे, जाहिर सी बात है। वो स्कॉर्पियो से कम कोई गाड़ी नेता मेंटेन नहीं करता, तो 5, 7, 8 आदमी उनकी गाड़ी में भी आते हैं और 1-2 गाड़ी आगे पीछे लेके भी चलता है, ऐसे में जलवा दिखाने के लिए नेता। तो जाहिर सी बात है 20, 30, 50 आदमी एक आदमी के साथ होते हैं। तो इस तौर पे मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी संख्या आसपास के सराउंडिंग्स की वहाँ भी मौजूद थी। कई लोग तो ऐसे थे जो मंच से नीचे हमें मिले, हमने जैसे योगेश वर्मा वहाँ मौजूद थे, तो हमने कई लोगों से पूछा शादाब सर कि भाई आपसे बात करनी है, तो उन्होंने कहा भाई साहब बाद में रुक के बात करेंगे, मंच पे कुर्सी गिर जाएगी, मिलेगी नहीं, तो यहीं के लोकल लोग कब्जा कर लेंगे कुर्सी पे। तो सबने सीटिंग अरेंजमेंट में अपनी जगह कब्जाने के लिए उस तरह से नहीं, ये तो था जी। अब आपका कमेंट जो सर आक्रामकता थी, जो आक्रामकता सर ओवैसी साहब की रैली में थी ना, लोगों में जो इस तरह लोग मतलब मानसिक रूप से तैयार होकर आए थे। नहीं, मैं आक्रामकता पर शादाब सर ने बात की, मेरा कमेंट स्पेसिफिक है आपसे। मेरा सवाल कि आपने कहा कि 70-30 का रेशियो ओवैसी की सभा में था कि 70% लोग स्थानीय रहे होंगे मीरापुर के, 30% बाहर के रहे होंगे। ऐसे सपा की सभा को परसेंटेज में कैसे? सपा में तो आप ये मानो, चूंकि उस दिन जो रैली थी उसमें ये तो मैसेज था कि अखिलेश यादव जा रहे हैं, तो वहाँ भी लगभग 80% लोग तो वही लोकल के थे, यानी थोड़ा ओवैसी के मुकाबले ज़्यादा थे। और 20% लोग जिले के बाहर के। अब शामली के वहाँ विधायक भी थे, वहाँ शामली के विधायक थे, शामली के पदाधिकारी थे, वहाँ पूर्व मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष आना स्वाभाविक है। और ये भी आप सही कह रहे हैं कि अगर कोई बड़ा नेता जाता है, पदाधिकारी जाता है, तो उसके साथ 2-2, 4-4 लोग जा सकते हैं, लेकिन उसको आप भीड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं कह सकते। भीड़ का बहुत बड़ा एक हिस्सा वही होगा जो रैली को सुन के, रैली को सुनने, रैली को जानने, रैली के बारे में बात करने के लिए या वहाँ उसका हिस्सा बनने के लिए आता है।
वो ज़्यादातर एक बड़ा हिस्सा लोकल ही होता है, एक लेकिन उससे कहीं ना कहीं एक वो हिस्सा जो हम लोग मैनेज करते हैं, जो हम मैनेजमेंट होता है पर वो अगर बाहर से गाड़ियाँ लगाकर वो लोगों को बुलाकर ट्रैक्टर लगाकर बुलाता है तो वो हिस्सा बाहर का ज़्यादा होता है। तो जो मैंने पहले ही बताया वो ओबीसी की उसमें मुझे लगा थोड़ा बाहर के लोग जो हैं बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी के भी ज़्यादा थे वो बनस्बत अखिलेश की समाजवादी ज़्यादा। पार्टी। ये मेरा अब मैं ये जानना चाहता हूँ राजेश भाई साहब आपसे कि ये जो शाह नज़र हैं, जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं, वो भी मुस्लिम हैं, तो कैंडिडेट हैं और एक नेशनल पार्टी से हैं, बसपा कोई मामूली पार्टी नहीं है, तो उससे भी हैं वो दमदारी से। उनकी कितनी पकड़ है मुस्लिम वोटों में, किस कास्ट से आते हैं वो? और इसके बाद हम इस पर भी बात करेंगे कि जो चंद्रशेखर आज़ाद के कैंडिडेट हैं जाहिद हसन, उनकी कितनी पकड़ है इन वोटों में? देखो जो शाह नज़र हैं उनका तो मोरल इसलिए डाउन हो गया राणा जी, क्योंकि बसपा के कोई बड़े लीडर वहाँ नहीं पहुँचे रहे हैं, वो अपने आप प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे बाबू मुनकाद अली हैं, मेरठ के हैं, ये भी वहाँ नहीं गए। पीछे की वजह क्या हो सकती है अलग बात है कि उनकी बेटी वहाँ चुनाव लड़ी, हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन उनका मोरल इसलिए डाउन हो गया। और बसपा के तमाम जो नेता हैं लोकल कैडर का भी मोरल डाउन है कि भाई वहाँ आकाश तक नहीं आए, बहन जी चलो नहीं आई, बड़ा कोई लीडर नहीं आया, वहाँ मोरल बढ़ा हुआ है जाहिद हसन का। उसके लिए उसका मोरल, क्योंकि वो झोजा जाती है और झोजा जाति की वो है शाह नज़र। लेकिन जिस तरह का माहौल आज़ाद समाज पार्टी ने तैयार किया वहाँ, चंद्रशेखर आज़ाद जिस शिद्दत के साथ में लड़े, बराबर में, चूँकि बराबर की लोकसभा है, उनका मोरल बढ़ा हुआ है, वहाँ से वो जीत का आए हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो पूरा एक समीकरण बना कि भाई जो जाओगी लगभग 60-65 हज़ार वोट वहाँ बताई गई है। और एक दौर तो अभी भी ऐसा था, अभी 5-6-7 दिन पहले, एक सप्ताह पहले हम लोगों ने बात कही, उन्होंने कहा कि भाई हमें कभी मौका नहीं मिलता और आज़ाद समाज पार्टी ने झोजा जाति को अगर अवसर दिया है तो हम क्यों नहीं इसके साथ रहेंगे। और उन्होंने वो भी बात दोहराई, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो कई बार दलित मुस्लिम जब आपस में मिले तो विधायक भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम की संख्या यहाँ ठीक है, वो ज़्यादा है सबके मुकाबले, लेकिन जब तक एक दूसरी कास्ट, एक अलग वोट बैंक साथ में नहीं होगा तब तक जीत संभव नहीं होगी। और यहाँ ऐसा समीकरण बन रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी ने मतलब बसपा के नेटवर्क को वहाँ बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया। आप किससे बात करोगे तो लोग कहेंगे बसपा को नहीं, हम चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हैं। बहुत सारे मुद्दे बनाते हैं कि चंद्रशेखर हमारे बीच आते हैं, बसपा के कोई नहीं आते इस समय। एक कंक्लूडिंग कमेंट शादाब सर आपका चाहूँगा। मैं कंक्लूडिंग से पहले जो है ना इसमें एक चीज़ जोड़ दूँ। आप इसे यूँ कह सकते हैं कि चंद्रशेखर सपना लेके गए हैं नगीना के दोहराने, मीरापुर को नगीना बनाने के लिए। हालांकि वो कितना बनेगा दूर बात है, जो राजेश जी ने कहा। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमेशा उस सीट पे जहाँ मीरापुर रहा है, किसी भी सीट में जब मीरापुर किसका हिस्सा रहा है, जाट, दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बना है और वहाँ वो जीतता रहा। और देखिए नगीना में क्या हुआ है, मुस्लिम, दलित और वो दबा कुचला इंसान जिसको कहते थे राजनीतिक तौर पे, जो कोई किसकी आवाज़ उठाता था वो इकट्ठा हुआ था। यहाँ उन्होंने वही कोशिश की है। उन्होंने सबसे बड़ी सफलता क्या मिली, अगर वो जीते या हारें आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर, उन्हें सबसे बड़ा मैसेज ये जाएगा, उनकी तरफ से संदेश ये जाएगा सियासी, कि वो जो फील्ड में है, सियासी उसमें है, कि जो लड़ाई है जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है लीडर से, कि आज़ाद समाज पार्टी ये चंद्रशेखर जो है वो कहीं दलितों को जो है अपने पक्ष में न कर ले, बहुजन समाज पार्टी को कैप्चर न कर ले आने वाले वक्त में, वो संदेश देने में कामयाब हो जाएंगे। और अब तक हो चुके हैं। जो अब तक की वो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके हिसाब से दलितों का बड़ा हिस्सा जितना अगर मिलेगा, किसी और दल को जो मिलेगा, दलितों का बड़ा हिस्सा जो बसपा सपा मिलेगा वो बहुतायत से जो है आज मिलता हुआ आज़ाद समाज पार्टी को दिख रहा है। जो उनका कैंडिडेट है वो जातिगत आधार पर वो मुस्लिमों में एक अच्छा डेंट लगता हुआ दिख रहा है। कल वोटिंग के टाइम कितना बदल जाए, क्या हो जाए, आज की तारीख तक भी, कल चुनाव प्रचार समाप्त होने तक भी, और जब आज हम खड़े हुए बात कर रहे हैं आज भी वो उनके साथ जो है दिख रहा है। तो वहाँ सबसे बड़ा गेन करने वाला, जीत हार तो होगी भाजपा और सपा की नैतिकता के आधार पे, लेकिन वहाँ सबसे बड़ा गेन करने वाला अगर कोई होगा, अगर जीत गए तो नगीना के यहाँ अंगूठिया नगीना बन जाएगा, और अगर नहीं वो तीसरे नंबर पे या बड़े वोट हासिल करके तो अपने आप को बड़ा गेन कर जाएंगे मैसेज देने के लिए। और आने वाले 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वाकई बहुजन समाज और दलों की बात दूसरी है, बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं, उनके लिए सिरमौर बनने की स्थिति में आ जाएंगे। और जो आज दलित डरा हुआ है, खासकर मायावती के जो नज़दीकी हैं कि कल क्या होगा, वो उनका खतरा बिल्कुल ऐसे नज़र आएगा। और चंद्रशेखर मायावती की जगह कहीं दलित राजनीति करते हुए आपको देश में। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर देते रहिएगा। बहुत महत्वपूर्ण राय है आपकी राय से हमें ताकत मिलती है, लगातार काम करने का हौसला मिलता है। हमारा रिवार्ड आपका कमेंट है, ये ध्यान रखिएगा और लाइक करते रहिएगा ज़रूर। मैं एक कंक्लूडिंग कमेंट के बाद इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। राजेश भाई साहब, एक कंक्लूडिंग कमेंट चाहता हूँ पूरे इस माहौल पे आपका, कि आपको क्या लगता है
कि अब जो कत्ल की रात, आज की रात को कत्ल की रात कहा जाता है, चुनाव से ठीक पहले की। बिल्कुल। और बड़े बड़े नेताओं के इलेक्शन पहली रात में पलट गए अचानक। बड़े बड़े लोग हारते हुए हमने देखे। अतीत में चले जाएं तो चौधरी चरण सिंह से मेरठ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी से लेकर और चौधरी चरण सिंह तक, मुजफ्फरनगर से चौधरी साहब भी चुनाव हार गए थे आखिरी वक्त में। और मुरादाबाद में हारे हैं। हाँ, अभी मुरादाबाद में हारे हैं। तो आखिरी वक्त में बहुत कुछ बदल जाता है और कई बार तो नगीना में तो बूथ पे जाते जाते तक बदला। राणा जी 11 गांव हैं, 11 गांव तय करेंगे। इस पे हम अलग से बात करेंगे, एक अलग से वीडियो करेंगे कि लोकल गांवों की डेमोग्राफी क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है। फिलहाल मैं आपसे एक कंक्लूडिंग कमेंट ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक हमने जिन समीकरणों पे बात की है, इलेक्शन उन्हीं पे टिका रहेगा। आपका आकलन क्या? हालांकि हम लोग ज्योतिष नहीं हैं और हम एक बहुत छोटे सैंपल साइज में काम करते हैं दोस्तों, हमारी भी लिमिटेशंस हैं, संसाधनों की भी और अपनी कैपेसिटी की भी। लेकिन फिर भी हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 112 या 17 गांव हैं, जिनमें से करीब 70-75 गांवों में हम घूमे हैं। और उन 70-75 गांवों में अगर एक गांव में हम औसत 50-60 लोगों से बातचीत का भी लगा लें तो तब भी हमारा सैंपल साइज बहुत छोटा है, उतना बड़ा नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंसी के 1.25 लाख लोगों का मन हम पढ़ सकें। लेकिन फिर भी एक वो सैंपल बनता है पॉलिटिक्स में और इसी तरह से अनुमान लगाए जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये यहीं पे टिका रहेगा जहां टिका इलेक्शन, या लास्ट मोमेंट में कुछ अप्रत्याशित हो जाएगा? अभी हमें लग रहा है कि अभी जो चक्रव्यूह बना हुआ है मीरापुर में, अभी फिलहाल तो इस पर रहेगा। और मैं बता दूं कि इसमें 1 to 3 की लड़ाई है, 1 to 3 की लड़ाई है। ये आमने सामने चुनाव तो अब नहीं बचा, आमने सामने का चुनाव नहीं बचा अभी तक। आज जब कल 20 तारीख में वोट पड़ेगा शादाब सर, और आज 19 तारीख में खड़े हुए जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो लगभग 1 बजा हुआ है दोपहर का। शाम होने में भी वक्त है, फिर रात ढलेगी, सुबह होगी, कहर तब तक किस तरफ पलट जाएगा खेल कहा नहीं जा सकता। आप क्या कहेंगे, पलटेगा या यहीं टिका रहेगा जहाँ टिका है? तो सटीक शब्द में पलटेगा। शादाब सर का कहना है पलटेगा, और यूँ पलटेगा कि जो ये रात है ना, और रात कब होती है शुरू? रात शाम से नहीं होती, रात होती है रात 10 बजे के बाद और सुबह भोर होने तक। जो वो सूरज की किरणों से पहले वाला जो मामला बनेगा वहाँ पलटेगा। और जो ये इसमें क्या होगा, आपकी समझ काम आएगी। इसमें क्या काम आएगा, इसमें सिनेरियो पहचाना जाएगा, आम आदमी देखेगा। और इसमें पहचाना जाएगा खौफ। मैंने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है ना। हम समझदारी वहाँ काम आएगी जो ये देखेगा कि हमें अपनी लोकल राजनीति को कैसे देखना है, हमें जातिगत आधार पर क्या अपनी पहचान बनानी है। जैसे राजेश जी ने ही बताया था कि बहुजन समाज पार्टी, उसके आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट जोजा बिरादरी के हैं, जो बहुतायत की बड़ी होता, अगर वो अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये हो सकता है कि वो जीत हार को छोड़ दें और अपनी प्रेजेंटेशन ही दिखाएं। और अगर उन्हें ये लगा कि भाजपा आती है और मुस्लिमों की वाला मामला आ जाएगा, जो अब तक के चुनाव में आ जाता है, कहीं जो खौफ की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मुस्लिमों में आ गया भाजपा भेड़िया है ना, सियासी भेड़िया जो कहते हैं वो, अगर ये वाली स्थिति आ गई तो मुसलमान फिर जातिगत चीज़ें भूल जाएगा और फिर उसे समाजवादी पार्टी, क्योंकि हम सुपर दिखाई दे सकती हैं और ये दिखा दे चुनाव फिर आमने सामने का होगा, इसलिए पलटने की मेरी सेंस है। अब वही वाली बात है कि अब ज्योतिषी नहीं है, बिल्कुल जो हम देख रहे हैं, जो सोचे जो चुनाव में होता है, जो किसी भी इलेक्शन कत्ल की रात है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी इलेक्शन में दरअसल ये मौसम की तरह है सियासत। जैसे मौसम विज्ञानी भविष्यवाणी करते हैं कि वहाँ से चल दिए हैं बादल, मानसून चल दिया है केरल से और अगले 24 घंटे में दिल्ली आ जाएगा, और पता लगता है कि 24 दिन तक भी नहीं आता कई बार। मैं इसी में वो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आप कह रहे हैं, जो आप उपसंहार वाली बात जो कर रहे हो, लेकिन इसमें राजेश जी ने एक शब्द जोड़ दिया कि कत्ल की रात। ये बिल्कुल आप इसे ऐसे लीजिए जैसे कि मार्केट में हम घूमते हैं, कई बार हमने रिपोर्टिंग भी की है मीट फैक्ट्रीज पे, मीट पे, कारोबार पे, और आप एक किसी चिकन वाले के यहाँ जाएँ तो उसके वो होती है अलमारी, उसमें 100 चिकन होते हैं। कोई एक शख्स ग्राहक आता है, वो कहते हैं एक चिकन दे दीजिए, और वो उसके अंदर हाथ देता है और वो कोई भागता है, कोई जाता है, पता नहीं कौन सा हाथ मांगे, कोई नियत नहीं होता। तो ये वो सुबह वाली बात है, कौन कैंडिडेट किसके लिए समझ पाएगा, ये कल सुबह तय होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कल सुबह तक क्या होता है। आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या ये चुनाव पलट जाएगा कत्ल की रात में, क्या जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा, आप किन 2 प्रत्याशियों में मुकाबला मानते हैं, और कल जब शाम 5 बजे आचार संहिता का खेल खत्म हो जाएगा एग्जिट पोल पे, तब हम आपसे बात करेंगे। हम भी बताएंगे, शादाब सर बताएंगे, राजेश भाई साहब बताएंगे कि कौन जीत रहा है। वोटर का मन ईवीएम का बटन दबाते दबाते किस तरफ पलट गया है, किस सेगमेंट का, किस जाति का, किस धर्म का मुद्दा काम आया है, महंगाई के सवाल पर कितना वोट हुआ, बेरोजगारी पर कितना वोट हुआ,
ये पल्स कल दिन भर मीरापुर के ग्राउंड से हम कलेक्ट करेंगे और शाम को हो सकता है कि कल देर शाम हो जाए, कल देर रात तक जागते रहिएगा दोस्तों। रोज़मर्रा की तरह 10 बजे मत सो जाइएगा, ख़ास तौर पे मेरे गांव वाले मित्रों, आप देर रात तक जागिएगा और हम आपको ज़रूर देंगे, भले ही 11 बज जाएं, लेकिन वो वीडियो देंगे आपको कंक्लूडिंग, बहुत अहम होगा। धन्यवाद, नमस्कार।